हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यानी कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 1। और इस वीडियो में मिलेंगे आपको 20 क्वेश्चंस का एक एमसीक्यू क्विज जो कि क्लास 10 सोशल साइंस के चैप्टर 1 से लिया गया है। आपको ये बता दें कि इस वीडियो के में जितने भी 20 क्वेश्चन हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिए गए हैं। और अगर आप अपनी परीक्षाओं में 100% अंक पाना चाहते हैं तो आप इसको देखिए भी और साथ साथ खेलिए भी। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आएगा, जैसे 1 2 3 करके क्वेश्चन आएंगे तो मैं दोनों भाषाओं में उन प्रश्नों को पढ़ूंगा, इंग्लिश और हिंदी में। और उसके बाद आपको 5 सेकंड का टाइम काउंटडाउन के साथ मिलेगा। जैसे ही काउंटडाउन ख़त्म होगा आपके पास सही आंसर आ जाएगा। तो आपको अपने सही आंसरों को देखना है कि कितने आपने सही दिए हैं और अपने स्कोर को क्विज़ के एंड में कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसके लिए शुरू करते हैं आपका क्विज़। तो पहला क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है वो पहला क्वेश्चन है कि एलए जो है, एलए वर्ड जो है जर्मनी में मापने की एक इकाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो वो किसके लिए उपयोग किया जाता है? यानी कि द मेजरिंग यूनिट ऑफ जर्मनी वाज यूज टू मेज़र। ए कपड़े यानी कि क्लोथ के लिए, बी धागा यानी कि थ्रेड के लिए, सी भूमि यानी कि लैंड के लिए, और डी ऊंचाई यानी कि हाइट के लिए। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए कपड़ा यानी कि क्लोथ, यानी कि एले का यूज़ जो है वो कपड़ा नापने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, 1834 में पर्शिया में शुरू की गई जॉलवेरिन संदर्भित है। यानी कि जॉलवेरिन किससे जुड़ी हुई है? 1834 में जो पर्शिया में शुरू की गई थी। और इंग्लिश में ये जॉलवेरिन स्टार्ट इन 1834 इन पर्शिया रेफर्स टू ए। तो ऑप्शन ए है ट्रेड यूनियन, बी है सीमा शुल्क संघ यानी कि कस्टम यूनियन, सी जो है श्रमिक संघ यानी कि लेबर यूनियन, और डी है किसान संघ यानी कि फार्मर यूनियन। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी सीमा शुल्क संघ यानी कि कस्टम यूनियन। तो इसको जो है पर्शिया में 1834 में सीमा शुल्क संघ को शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यूटोपियन दृष्टि से संत, देवदूत और मसीह किसके प्रतीक हैं? यानी कि व्हाट डू द सेंट एंजल्स एंड क्राइस्ट सिंबलाइज इन द यूटोपियन विजन? ए जो है लोगों के बीच समानता यानी कि इक्वलिटी अमंग पीपल, बी जो है देशों के बीच भाईचारा यानी कि फर्टिनिटी अमंग नेशंस, सी जो है देशों की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ नेशंस, और डी है देशों के खिलाफ नाराजगी यानी कि रिस्ट्रेंटमेंट अगेंस्ट नेशन। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी राष्ट्रों के बीच भाईचारा यानी कि देशों के बीच में जो भाईचारा है, बी ऑप्शन वो सही है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जूनर्स कौन थे? यानी कि हु वर द जूनर्स? तो ए है सैनिक यानी कि सोल्जर्स, बी बड़े जमींदार यानी कि लार्ज लैंड ऑनर्स, सी जो है कुलीन वर्ग यानी कि एरिस्टोक्रेसी, और डी जो है बुनकर यानी कि वीवर्स। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी बड़े जमींदार यानी कि लार्ज लैंड ऑनर्स। तो लार्ज जो लैंड ऑनर्स थे यानी कि बड़े बड़े जो जमींदार थे जिनके पास बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीनें थी उनको जूनर्स कहा जाता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है किस संधि ने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी? यानी कि विच ट्रिनिटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशंस? तो यहाँ पर ए जो है कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि जो कि 1832 में हुई थी यानी कि ट्रिनिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, बी जो है वियना की संधि 1815 यानी कि ट्रिनिटी ऑफ वियना 1815, सी जो है वर्साई की संधि 1871 यानी कि ट्रिनिटी ऑफ वर्साई 1871, और डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। तो आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि, जो कि 1832 में की गई थी, यानी कि ट्रिनिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। इस संधि के द्वारा ग्रीस को जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, स्वतंत्र देश के रूप में, इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में मान्यता दी गई थी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस संधि के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया था? तो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिनिटी वाज द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म्ड? तो उसमें ऑप्शन ए जो है वर्साई की संधि, यानी कि ट्रिनिटी ऑफ वर्साई, बी जो है यूनियन का अधिनियम, यानी कि एक्ट ऑफ यूनियन, सी जो है पेरिस की संधि, यानी कि ट्रिनिटी ऑफ पेरिस, और डी जो है वियना की संधि, यानी कि ट्रिनिटी ऑफ वियना। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है यूनियन का अधिनियम, यानी कि एक्ट ऑफ यूनियन। तो एक्ट ऑफ यूनियन के तहत ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, निम्नलिखित में से किस समूह की शक्तियों ने सामूहिक रूप से नेपोलियन को हराया? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पावर कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन? तो ए ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, रूस, यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस, इटली एंड रशिया। बी जो है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, रूस, यानी कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, रशिया। सी जो है ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रूस और ब्रिटेन, यानी कि ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रशिया एंड ब्रिटेन। और डी जो है ब्रिटेन, पर्शिया, रूस और इटली, यानी कि ब्रिटेन, पर्शिया, रशिया एंड इटली। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी, और सी ये में ऑप्शन जो हैं आपके हैं ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रूस और ब्रिटेन। तो इन चारों देशों ने मिल के इन्होंने नेपोलियन को हराया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वच्छंदतावाद संदर्भित है, यानी कि रोमानेटिज्म रेफर्स टू ए। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है सांस्कृतिक आंदोलन, यानी कि कल्चरल मूवमेंट। बी जो है धार्मिक आंदोलन, यानी कि रिलीजियस मूवमेंट। सी जो है राजनीतिक आंदोलन, यानी कि पॉलिटिकल मूवमेंट। और डी है साहित्यिक आंदोलन, यानी कि लिटरेसी मूवमेंट। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए, सांस्कृतिक आंदोलन, यानी कि कल्चरल मूवमेंट। तो स्वच्छंदतावाद जो है वो सांस्कृतिक आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1789 की क्रांति से पहले फ्रांस में किस प्रकार की सरकार काम कर रही थी? यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट वाज फंक्शनिंग इन फ्रांस बिफोर द रेवोल्यूशन ऑफ 1789? तो ए जो है तानाशाही, यानी कि डिक्टेटरशिप। बी जो है मिलिट्री, यानी कि मिलिट्री यानी कि सैनिक शासन। और सी जो है फ्रांसीसी नागरिक का निकाय, यानी कि बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। और डी जो है वो राजतंत्र, यानी कि मोनार्की। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, राजतंत्र, यानी कि मोनार्की। यानी कि जो 1789 के अंदर जब क्रांति हुई तो फ्रांस के अंदर जो है सरकार जो उस टाइम गठित की गई, उससे पहले वहाँ पर राजतंत्र था, यानी कि राजा का शासक था। तो राजा जो है वहाँ पे शासक हुआ करता था, तो उसको हटाकर जो है स्वतंत्र सरकार की गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय सभ्यता का पालना माना जाता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कंसिडर्ड एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन? तो ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी ग्रीस और डी रूस, यानी कि रशिया। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी, ग्रीस। तो ग्रीस को जो है यूरोपीय सभ्यता का पालना माना जाता है, यानी कि क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वो ग्रीस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ एक कलाकार के बात हो रही है। तो कलाकार फेडरिक सोर्यू
की सही राष्ट्रीयता का चयन कीजिए। राष्ट्रीयता का चयन का मतलब है वो किस देश के निवासी थे जिन्होंने अपनी पेंटिंग में डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से बने समाज की कल्पना की है। चूज द करेक्ट नेशनलिटी ऑफ द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो हु विजुअलाइज्ड इन द पेंटिंग ए सोसाइटी मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो आपके ऑप्शन है ए जर्मन, बी स्विस, सी फ्रेंच और डी अमेरिकन। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी स्विस। तो स्विस थे ये, यानी कि स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे कलाकार फ्रेडरिक सोरियो। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रवाद जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक ताकत के रूप में उभरा वो किससे संबंधित है? तो नेशनलिज्म विच इमर्ज्ड एज ए फोर्स इन द लास्ट 19th सेंचुरी मीन्स, ये जो है अपने देश और अपने इतिहास और संस्कृति के लिए मजबूत भक्ति यानी कि स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस ओन कंट्री एंड इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर। और बी जो है अन्य देशों के लिए सराहना के बिना अपने देश के लिए मजबूत भक्ति यानी कि स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस ओन कंट्री विदाउट एप्रिशिएशन फॉर अदर नेशंस। सी जो है अपने देश के लिए मजबूत प्रेम और दूसरों के लिए घृणा यानी कि स्ट्रॉन्ग लव फॉर वंस ओन कंट्री एंड हार्टेड फॉर अदर्स। और सी जो है दुनिया के सभी देशों के लिए समान रूप से मजबूत भक्ति यानी कि इक्वली स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, यानी कि अपने देश और अपने इतिहास और संस्कृति के लिए मजबूत भक्ति यानी कि स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस ओन कंट्री एंड इट्स ओन हिस्ट्री एंड कल्चर। तो इसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है और ये 19वीं शताब्दी के अंत में उत्तरार्ध में जो है ये एक ताकत के रूप में उभर कर आया था। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो इसको ये क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा दूसरों से अलग है, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसे देखिए कि नीचे दिए गए कथनों के साथ पद का मिलान करें। तो यहाँ कुछ ये जो हैं ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें आपको इसलिए ये थोड़ा अलग है कि कुछ ऑप्शन एक साथ भी हो सकते हैं, तो इसीलिए आपको इसमें देखना है कि कौन सा सही है। तो यूटोपियन सोसाइटी जो है वो है ए, यानी कि यूटोपियन सोसाइटी इज़। तो पहला ऑप्शन है एक उदार राजतंत्र के तहत एक समाज यानी कि ए सोसाइटी अंडर द बिनोवल्ट मोनार्की। और दूसरा है ऐसा समाज जो सभी कभी अस्तित्व में होने की संभावना नहीं है यानी कि सोसाइटी दैट इज़ अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट। और तीसरा जो है कुछ चुने हुए बुद्धिमान पुरुषों के नियंत्रण में एक समाज यानी कि सोसाइटी अंडर द कंट्रोल ऑफ ए चूजन फ्यू वाइज मैन। और फोर्थ जो है संसदीय लोकतंत्र के तहत एक समाज यानी कि सोसाइटी अंडर द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो आपके पास जो ऑप्शन हैं वो आपको मिक्स भी हो सकते हैं, सिंगल भी, जैसे ऑप्शन ए है कि 1 और 2 दोनों सही हैं, तो और दूसरा है कि दूसरा और तीसरा सही है, और सी जो है वो कह रहा है कि सेकंड जो है वो ठीक है, और डी कह रहा है कि जो है ये थर्ड वाला जो है वो सही है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जो ऑप्शन है वो है बी, यानी कि 2 और 3 दोनों ही ठीक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है प्लिब्साइट जनमत संग्रह शब्द को परिभाषित करने के लिए सही परिभाषा चुनिए, यानी कि पिक आउट द करेक्ट डेफिनेशन टू डिफाइन द टर्म प्लिब्साइट। तो आपको ये बताना है इनमें से कि जनमत संग्रह यानी कि प्लिब्साइट को कौन सी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा सही रूप से बता रही है। तो इसे थोड़ा ध्यान से सुनिए क्योंकि परिभाषाएं थोड़ी बड़ी बड़ी हैं। तो ए जो है कि प्लिब्साइट एक प्रत्यक्ष वोट है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र की केवल महिला सदस्यों को प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है, यानी कि प्लिब्साइट इज़ ए डायरेक्ट वोट बाय विच ओनली द फीमेल member of a region are asked to accept or reject a proposal। तो
और इसका बी ऑप्शन है, प्लिब्साइट किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए एक मात्र सत्तात्मक प्रणाली की महिला सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष वोट है, यानी कि प्लिब्साइट इज़ ए डायरेक्ट वोट बाय द फीमेल मेंबर्स ऑफ मैट्रिनिकल सिस्टम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल। और सी जो है, प्लिब्साइट एक प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए एक पर्टिकुलर क्षेत्र यानी कि एक निर्धारित क्षेत्र के कुल आबादी में से कुछ चुने हुए लोगों द्वारा एक प्रत्यक्ष वोट है, यानी कि प्लिब्साइट इज़ ए डायरेक्ट वोट बाय ओनली a chosen few from the total population of a particular region to accept or reject a proposal। और डी जो है वो है, प्लिब्साइट एक प्रत्यक्ष मत है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र के सभी नागरिकों को किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है, यानी कि प्लिब्साइट इज़ ए डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द सिटीजन ऑफ ए रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी, यानी कि प्लिब्साइट एक प्रत्यक्ष मत है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र के सभी नागरिकों को जो है किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। तो बाकी तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अर्नेस्ट रेनन का मान्यता थी कि राष्ट्रों का अस्तित्व एक आवश्यकता है क्योंकि, यानी कि अर्नेस्ट रेनन बिलीव्ड दैट द एग्जिस्टेंट ऑफ नेशन इज़ ए नेसेसिटी बिकॉज ए जो है यह सभी नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करता है, यानी कि इट एंश्योर्स प्रोटेक्शन टू ऑल इनहेबिटेंट्स। बी जो है यह सभी निवासी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, यानी कि इट इंश्योर लिबर्टी ऑफ ऑल इनहेबिटेंट सिटीजन्स। और सी जो है यह अपने निवासियों के लिए शासन संसदीय स्वरूप सुनिश्चित करता है, यानी कि इट इंश्योर्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू इट्स इनहेबिटेंट्स। और डी जो है यह अपने सभी निवासियों के लिए रोजगार और अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है, यानी कि इट इंश्योर जॉब्स एंड गुड हेल्थ फॉर ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी, यानी कि यह सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, यानी कि इट इंश्योर्स लिबर्टी टू ऑल इनहेबिटेंट सिटीजन्स। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना में के कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ, यानी कि वियना कांग्रेस में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना। तो ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है रूस यानी कि रशिया, सी पर्शिया और डी स्विट्ज़रलैंड। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी स्विट्ज़रलैंड, यानी कि स्विट्ज़रलैंड जो है वियना कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पहली महान क्रांति जिसने अपने मूल शब्द के साथ राष्ट्रवाद का स्पष्ट विचार दिया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था, यानी कि द फर्स्ट ग्रेट रेवोल्यूशन विच गेव द क्लियर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म विद इट्स कोर वर्ड लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी वाज। तो ऑप्शन ए जो है आपके पास रूसी क्रांति यानी कि द रशियन रेवोल्यूशन, बी जो है फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, सी जो है अमेरिकी क्रांति यानी कि अमेरिकन रेवोल्यूशन और डी जो है भारत का पहला युद्ध आज़ादी यानी कि भारत के आज़ादी की पहली लड़ाई यानी कि इंडियन फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी फ्रांसीसी क्रांति, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति में सर्वप्रथम ये विचार स्पष्ट रूप से आया कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये नारा जो है इसी का मूल में छुपा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह तो यहाँ जो है 4 कथन दे रखे हैं, तो उनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर करेक्ट।
तो यहाँ पहला जो है फ्रांसीसी क्रांति के अंत के बाद यह घोषणा की गई थी कि यह ऐसे लोग थे जो इस देश के ऐसे देश का गठन करेंगे और अपने भाग्य को आकार देंगे। यानी कि आफ्टर द एंड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इट वाज प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। तो यहाँ जो है दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है वो है फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र होगा और नए राजतंत्र का नेतृत्व शाही परिवार के एक सदस्य द्वारा किया जाएगा। यानी कि फ्रांस will have a constitutional monarchy and the new republic will be headed by the member of a royal family। और थर्ड जो था सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने के लिए एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था रखी जाएगी। यानी कि ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विल बी पुट इट प्लेस टू फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म लॉ ऑफ ऑल सिटीजन्स। और फोर्थ जो है आंतरिक कस्टम कर्तव्यों और देयताओं का प्रभाव फ्रांस में मौजूद रहेगा। कस्टम का मतलब संस्कृति से, तो यहाँ पे है चौथा जो है इम्पोजिशन ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फ्रांस। तो आपके जो ऑप्शन हैं वो ए ऑप्शन है कि 2 और 3 दोनों ही ठीक हैं। यानी कि नेतृत्व जो है वो ऐसा संवैधानिक तंत्र बनेगा कि नेतृत्व जो है शाही परिवार का एक सदस्य करेगा और सभी नागरिकों के लिए केंद्रीकृत कानून बनेगा। और या फिर जो है वो कह रहा है कि दूसरा और चौथा ठीक है कि जो संवैधानिक राजतंत्र बनेगा उसका नेतृत्व राजशाही परिवार का ही कोई व्यक्ति करेगा और आंतरिक कस्टम कर्तव्यों और देयता का प्रभाव फ्रांस में मौजूद रहेगा। और सी जो कह रहा है कि 1 और 3 सही है। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के अंत के बाद यह घोषणा की गई कि ऐसे जो है लोग थे जो देश का गठन करेंगे और लोगों के द्वारा ही गठन किया जाएगा और अपने भाग्य को वो आकार देंगे। और साथ ही साथ सब जो कानून बनेंगे वो सबके लिए समान होंगे और केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था रखी जाएगी। और डी जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनेंगे, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था रखी जाएगी और साथ ही साथ आंतरिक कस्टम कर्तव्यों और देयता का प्रभाव फ्रांस में मौजूद रहेगा। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी। तो इसका सही जवाब है सी 1 और 3। यानी कि पहला और तीसरा दोनों जो है ऑप्शन ठीक हैं कि पहला और तीसरा का मतलब है कि फ्रांस की क्रांति के बाद ये घोषणा की गई कि लोगों द्वारा शासन करा जाएगा, वो खुद अपने भाग्य को जो है निर्धारित करेंगे और सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनेगा और एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि यूरोप के लोगों को जीतने के लिए फ्रांसीसी राष्ट्र का मिशन और नीति थी। यानी कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन डिक्लेयर्ड दैट द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन वाज। ए जो है यूरोप के लोगों को जीतना यानी कि टू कन्क्योर द पीपल ऑफ यूरोप, और बी जो है यूरोप के लोगों को निरंकुशता से मुक्त करने के लिए यानी कि टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, और सी जो है यूरोप के सभी देशों में पूर्ण राजशाही को मजबूत करने के लिए यानी कि टू स्ट्रेंथन एब्सोल्यूट मोनार्किज्म इन ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप, और डी जो है वो दुनिया के हर हिस्से में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों का प्रचार करना यानी कि टू प्रोपगेट द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन इक्वल पार्ट्स एवरी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो ये है कि यूरोप के लोगों को निरंकुशता से मुक्त कराना यानी कि टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। तो अगला क्वेश्चन जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 कि फ्रांस में 1804 का नागरिक संहिता जो है आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है। यानी कि द सिविल कोड ऑफ
1804 इन फ्रांस इज़ यूजुअली नोन एज, तो ए जो है फ्रेंच क्रांतिकारी कोड यानी कि द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी कोड, और बी जो है नेपोलियन कोड यानी कि नेपोलियनिक कोड, और सी जो है यूरोपियन इम्पीरियल कोड यानी कि यूरोपियन इम्पीरियल कोड, और डी जो है फ्रांसीसी नागरिक संहिता यानी कि द फ्रेंच सिविल कोड। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, नेपोलियन कोड। तो इसके साथ ही आपका ये जो है क्विज़ ख़त्म हुई। आपने इसको देखने के लिए टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर जो है कैलकुलेट कीजिए और उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।